जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में। देखिए होता क्या है कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब जो अनेक प्रकार के पदार्थ पाया जाता है कि सभी पदार्थ को काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात को ध्यान दिया होगा कि पदार्थ को काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पदार्थ की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, सबकी अलग अलग अवस्था होती है। ठीक है ना। अलग अलग अवस्था कहने का मतलब ठोस अवस्था, द्रव और गैस अवस्था। इस तरह की अवस्थाओं में पदार्थ क्या होती पाई जाती है। जब ये तीन तरह की अवस्थाएं पदार्थ पाई जाती है तो इस पदार्थ में क्या होता है कि परस्पर चेंजेबल का गुण होता है, यानी परिवर्तन का गुण होता है। एक पदार्थ क्या होता है दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, फिर दूसरा तीसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखते क्या है कि यहाँ पर देखिए ठोस पदार्थ, सॉलिड कोई पदार्थ है, ठीक है ना। यहाँ लिक्विड है और गैस है। यानी पदार्थ क्या है, तीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को टेम्परेचर हाई किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ का टेम्परेचर हाई किया जाता है, वही गर्म होकर क्या होता है कि लिक्विड बन जाता है। क्या होता है, वह लिक्विड बन जाता है। उसी लिक्विड रूप में जो पदार्थ है उसको अगर गर्म किया जाए तो गैस के रूप में आ जाता है। फिर से यह प्रक्रिया क्या होता है कि पलट जाता है। पलटने का मतलब ये होगा, यहाँ पर गर्म किए तो सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से यहाँ पर क्या बन गया, गैस बन गया। ठीक, फिर उसी गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो तरल बन जाता है, यानी ये क्या होता है कि लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। नहीं, गैस को फिर क्या किया, ठंडा किए, क्या बन गया, यहाँ पर तरल बन गया, यानी फ्लूइड इसको कहा जाता है इंग्लिश में। फिर इसी द्रव को और ठंडा करने पर एक ठोस आ जाता है। कैसा रूप होता है, ठोस का रूप होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी द्रव को और क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो गैस के रूप में आएगा। अब देखिए ना, ऐसे अब किसी बर्तन में पानी लीजिए, ठीक है ना। उस बर्तन में जब पानी लेते हैं तो बर्तन के पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ जितना पानी, जिस लेवल तक आप उस बर्तन में पानी रखे हैं उस लेवल तक उसमें पानी नहीं रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, बर्तन लिए, इसमें क्या किए, इस लेवल तक पानी डाल दिए, यहाँ तक, इस लेवल तक क्या किए, यहाँ तक पानी डाल दिए। जब यहाँ तक लेवल में पानी डाल दिए उसके बाद इसको कुछ गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कुछ पानी क्या होता है कि गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है, नहीं वाटर वेपर, यानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है। यानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर जब टेम्परेचर बना तो ये क्या हो गया कि लिक्विड के रूप में था, जब इसको गर्म किए तो क्या हो गया, गैस के रूप में परिवर्तित होकर इससे बाहर निकल गया। समझ ना बात को। यानी इसकी लेवल यहाँ पर था, इसका लेवल हल्का नीचे डाउन हो जाएगा, यानी इसका जो ओरिजिनल लेवल होगा ये होगा, ठीक है ना। पानी क्या होगा, यहाँ से हल्का घट जाएगा। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि पानी एक ऐसा पदार्थ है, कि जो क्या है कि तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कैसे पाए तो वो समझते हैं। देखिए बर्फ लेते हैं, ठीक है ना, तो बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, बर्फ के टुकड़े क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। जब उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, है कि नहीं। बर्फ को गर्म करके क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड को जब यहाँ देखिए गर्म किया क्या होगा, गैस के रूप में आया ना। फिर इसी गैस को जब ठंडा करेंगे तो तरल यानी फ्लूइड के रूप में आएगा। और फिर इसी तरल को और ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा, ठोस के रूप में आ जाएगा। तो फ्रिज में देखते हैं पानी रखते हैं, पानी क्या होता है, जम जाता है। हाँ, कोई स्प्राइट का बोतल, कोका कोला का बोतल, कोई मतलब जो पेय पदार्थ है उसका रखते हैं बोतल, तो क्या होता है, ठंडा वाला पानी अधिक देर तक रहने वाला, अधिक देर तक फ्रिज में रहने पर पानी क्या होता है कि बर्फ का रूप ले लेता है कि नहीं। यानी यह बर्फ का पानी क्या है कि तीनों रूप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब समझते क्या है कि पदार्थ की अवस्थाएं जो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब समझते हैं सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। पूरे जो इसका सॉलिड दिया है इसका फुल कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद लिक्विड देखेंगे, उसके बाद गैस देखेंगे। तो चलते हैं सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड के बारे में चर्चा करते हैं। आप समझते क्या है कि सॉलिड स्टेट पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। हमने भी समझा क्या कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तीनों को मैंने समझा कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती है। तो समझते ठोस अवस्था क्या होती है। देखिए परिभाषा से अगर देखा जाए तो परिभाषा कहता है ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ने या दबाना कठिन होता है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दृढ़ता कहते हैं। इस प्रकार वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जैसे हो गया आपका यहाँ पर चीनी, बालू, नमक, लोहा, लकड़ी, पत्थर,
मिट्टी, बर्फ इत्यादि। ये सभी जो जितने भी एग्जाम्पल दिया, लकड़ी, बालू, सीमेंट, गिट्टी, सब जो एग्जाम्पल दिया सब क्या है, ठोस पदार्थ का उदाहरण है। मार्कर हो गया ठोस पदार्थ। एक ठोस पदार्थ के अंदर क्या होती है, दृढ़ता की गुण होती है। वो क्या होती है, उसके अंदर मजबूती होती है, यानी उसका आयतन क्या होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है ना। और उसमें एक उसके जो ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, रिक्त स्थान काफी कम होता है। जबकि द्रव अवस्था, द्रव जो लिक्विड द्रव अवस्था का जो पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन ठोस पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है कि रिक्त स्थान की कमी होती है। इसलिए क्या होता है, ये पूरे बर्तन को ढंग से भर नहीं पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के अंदर अगर रिक्त स्थान कम होती है, ये दृढ़ होगा, ठीक है ना। ऐसे ठोस पदार्थ को क्या करना, ठोस पदार्थ इसके साथ क्या होता है, इसका आयतन, आकार सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है ना। जब इनके आयतन, आकार निश्चित होते हैं, इसमें देखिए एक बात और क्या है, जब इनके अंदर क्या होता है कि इनके कण क्या होता है, काफी सटे सटे होते हैं और इनके अंदर जो स्पेस होता है काफी कम होता है। ठोस पदार्थ के कणों के अंदर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इनकी गतिशीलता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठोस पदार्थ के अणु क्या होते हैं, काफी कम गतिशील होते हैं, निश्चित कण क्या होते हैं, काफी कम गतिशील होते हैं। समझ गए कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। और समझते क्या कि ठोस पदार्थ के गुणधर्म कौन कौन से, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला जो है, इसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसके आकार एवं आयतन निश्चित है। जैसे मानिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, यहाँ पर जब मार्कर रख दिए तो ये क्या किया, यहाँ पर जो मार्कर रखे इसका जितना दूर, यहाँ पर अगर हम रेखा खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जितना दूर ये है वहाँ क्या किया, जगह छेक लिया। जगह छेका कि नहीं छेका, जगह छेका। और जितना जगह छेका तो उसको आकार, उसका क्या हो गया, आकार हो गया। और एवं कहता आयतन निश्चित होते, इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित। अब इसी कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है ना, इसे बालू को क्या करते हैं, डब्बा में रखते हैं, तो क्या होगा, उस डब्बे को पूरा जहां तक उस बालू डब्बा में बालू जहां तक कटेगा उसके उस जगह को छेक लेगा, तो क्या हुआ, आयतन भी उसका क्या हुआ, निश्चित हो गया। जितना बालू डाले उतने जगह को छेकेगा, है कि नहीं। इसका आकार एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। समझ गए इस बात को। अब समझते क्या है, इसको अत्यधिक दबाया नहीं जा सकता। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसको अत्यधिक दबाया नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में मार्कर है, इसको कितनों भी दाबेंगे तो देखिए नहीं, और अधिक दाबेंगे तो टूट जाएगा। इसीलिए क्या है, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उससे अत्यधिक दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और इसके घनत्व उच्च होते हैं। क्या होते हैं इसके घनत्व, उच्च होते हैं। घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं इसके। ये ठोस के जो गुणधर्म होते हैं, पहले ठोस के गुणधर्म में जो दिया हुआ पहला, इसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। इसके आकार निश्चित होते हैं। अब देखिए मानिए मेरे पास एक रबर रहता है, उस रबर को क्या करते हैं कि जोर से दबाते हैं, ठीक है ना। जोर से क्या करते हैं, उसको दाबते हैं, ठीक, या उसको रबर को खींचते हैं। क्या करते हैं, उसको खींच रहे हैं। तो रबर को जो हम खींचे, ठीक है ना, रबर को खींचे फिर से छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जितनी उसकी आकार थी वही आकार ले लेगा। यहाँ से मानी रबर इतना बड़ा रबर है, उसको खींच लेते यहाँ से और खींचते हैं तो इतना लंबा हो जाएगा, इतना था इतना लंबा हो गया, फिर छोड़ेंगे वो उसी जगह पर फिर आ जाएगा। यानी क्या समझे कि उनके आकार निश्चित होते हैं। आकार क्या है, आकार खींच के बढ़ा दिए, लेकिन क्या है कि छोड़ेंगे तो फिर उसी आकार में आ जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं जितने भी ठोस पदार्थ उसके आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब समझिए आकार निश्चित होते हैं, लेकिन उसी ठोस पदार्थ को क्या है, उसमें अधिक बल लगाएंगे तो क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, नहीं टूट जाएगा। उसी रबर को जो निश्चित उसकी जो खिंचाव था वो निश्चित कर देते हैं, जो हिसाब से खींचेंगे। अगर अधिक बल लगाकर खींचेंगे क्या होगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं टूट जाएगा, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। अब बात करते हैं आयतन का। जैसे मान लेते हैं कि एक डब्बा लिए, उस डब्बा में क्या करते हैं, चीनी या नमक डाल देते हैं। तो चीनी या नमक डाले तो उस डब्बा, चीनी या नमक क्या होगा, डब्बा के आकार में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डब्बा के आकार में हो गया तो वहां पर देखिए उसका आयतन निश्चित है। आप कहिएगा सर वो डब्बा के आकार में जो हो गया तो आगे कैसे निश्चित है, डब्बा का आकार उसको होना नहीं चाहिए, जो उसका आकार उसी में होना चाहिए, उसी के आकार में है। देखिए कैसे, क्योंकि चीनी का जो कण है, जो नमक का जो कण है, जो उसकी आकार है, क्या उसको डब्बा में रखने के बाद उसके आकार बदलेगी चीनी का। जैसे मानिए यहाँ पर जो चीनी का जो आकार होगा
चीनी का देखिए यहाँ पर जो यहाँ देखिए चीनी का जो आकार होगा इस तरह का होगा, नमक का आकार होगा इस तरह का होगा। इस जो डब्बा में रखेंगे इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, लेकिन वो डब्बा में जाएगा डब्बा का रूप ले लेगा, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन आकार में परिवर्तन नहीं होगा। तो आकार में जो परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका आकार तो फिक्स हो गया, और ये जो जितना मात्रा में चीनी है डब्बा में रखेंगे तो वही मात्रा में रहेगा, इसीलिए इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। समझ गए कि इसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, किसके, तो सॉलिड के। देखिए अब दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है, नहीं जो ठोस पदार्थ होता है उसको अधिक दबाया नहीं जा सकता, अधिक दबाएंगे तो वो भंगुर हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिसे दबाया जाता है, ठीक है। अब बाद में इसे रबर लेते हैं, स्पंज लेते हैं। रबर क्या करते हैं, दबता है। क्यों दबता है उसका कारण देखिए, क्योंकि उसके बीच रबर जो बना है, रबर के जो कण है आपस में क्या होता है, काफी हटा होता है, मतलब इस ये मार्कर के अपेक्षा, ये ठोस पदार्थ इसके अपेक्षा रबर क्या होगा, रबर का जो कण होगा काफी हटा होगा, इससे हल्का हटा होगा, इसलिए रबर क्या होता है, कुछ हद तक वो दब जाता है। ठीक उसी प्रकार स्पंज क्या होता है, वो भी एक ठोस पदार्थ है, लेकिन वो भी उसको दबाते दब जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हवा भरा रहता है, दाबने के बाद क्या होता है, उससे हवा निकल जाता है, इसीलिए क्या है, ठोस पदार्थ को दाब देते हैं। लेकिन उन दोनों के अलावा जो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसे दबाया नहीं जाता। अगर उसे अधिक बल लगाकर दबाया जाता है, दबाएंगे तो क्या होगा, भंगुर होगा यानी टूट जाएगा। समझ गए इस बात को। चौथा पॉइंट आता है, इसका घनत्व उच्च होता है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसका क्या होता है, घनत्व उच्च होता है। और देखिए तीसरा जो पॉइंट अभी बताए थे, इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च कैसे होता है, देखिए कोई भी ठोस पदार्थ क्या होता है, उसके जो कण होते हैं, उसके जो अणु होते हैं काफी सटे होते हैं। जब किसी पदार्थ के अणु काफी सटे होते हैं, काफी पास होते हैं, तो उनका द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। जब द्रव्यमान अधिक होता है, इसीलिए उसका घनत्व भी क्या होता है, द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका परिभाषा, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान इकाई आयतन में, किसी वस्तु के इकाई आयतन में किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। देखिए इकाई मान लेते, एक द्रव्यमान और एक आयतन, दोनों इकाई मान लिए, तो द्रव्यमान बट इस प्रकार से हम कह सकते हैं घनत्व बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान बट आयतन। क्योंकि इसका परिभाषा होता है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। अब जब द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर, केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। जब द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समझिए, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। जब मीटर स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, घनत्व का मात्रक क्या लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए घनत्व का जब मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर स्क्वायर, तो समझते हैं कि 1 लीटर में कितना डेसीमीटर होता है। तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर स्क्वायर होता है, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, इस बात को समझ गए। अब समझते क्या है कि जो ये उसके बाद इस पॉइंट को समझ गए, तीसरे पॉइंट को समझते, चौथे पॉइंट में दिया है ये बातें नहीं, जितने भी सॉलिड अवस्था में पाए जाने वाले, ठोस अवस्था में पाए जाने पदार्थ वे बहते नहीं है। बहने का मतलब ये हो गया कि इसके कण क्या होते हैं, काफी सटे होते हैं। जैसे यहाँ पर पानी को, जैसे यहाँ पर क्या एक बर्तन रखे, उस बर्तन पर क्या किया, पानी डाल दिए तो पानी बहकर नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ठोस को रखेंगे, देखिए इसको रखे, क्या नीचे गिरा, नहीं गिरा। यानी इस कहने का मतलब हो गया कि ये बातें नहीं है। इनके अणु जो होते हैं, इनके कण जो होते हैं काफी सटे होते हैं, इसलिए जहां पर ये रखते हैं वहीं पर ये क्या होते हैं, रखे हुए रह जाते हैं। समझ गए इस बात को। अब देखिए उसके बाद आता है कि ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं अगर किसी बर्तन में रखते हैं तो पूर्णतः उस बर्तन को नहीं भरता। क्योंकि अब देखिए कोई ठोस पदार्थ जो होता है, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा जरा, देखिए ये बर्तन बनाते हैं। अब यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ को इसमें रखते हैं, यहाँ पर इसको रख दिए, यहाँ पर
इसको रख दिए यहाँ पर, इसको रख दिए यहाँ पर, इसको रख दिए। देखिए जरा देखिएगा, देखिए ये जो ठोस पदार्थ रखे, देखिए इस बीच में खाली जगह है कि नहीं, खाली जगह है कि नहीं, खाली जगह है कि नहीं। ये जो खाली जगह है इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं तो बर्तन को पूर्णतः क्या करते हैं, भरते नहीं है। अब समझ गए होंगे इस सॉलिड प्रॉपर्टीज के बारे में, पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती है उसके जो गुण होते हैं, समझ गए इस बात को। और देखिए ठोस को लेकर क्या है, कुछ सवाल है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रबर बैंड ठोस है। रबर बैंड को, जबकि रबर बैंड को खींचा जाता है वो तो क्या करता है, नमरता, उसकी लंबाई बढ़ती है। देखिए रबर बैंड क्या है, एक चौली पट्टी होती है रबर की, ठीक है। पहले समझते हैं रबर बैंड क्या है। रबर बैंड एक रबर की चौली पट्टी होती है, जब उसे उस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसे खींचा जाता है तो नमरता है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन जब उसे छोड़ा जाता है तो पुनः उसी आकार में आ जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि रबर बैंड एक ठोस है, क्योंकि छोड़े बाह्य बल लगाए तब वो अपना आकार बदला, लेकिन उसमें बाह्य बल नहीं लगाए तो क्या हुआ कि उसी अवस्था में है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल आता है, क्या चीनी या नमक ठोस है, जबकि इसे किसी जार या बर्तन में रखते तो अपने आकार या आयतन को क्या करता है, बदल लेता है। देखिए चीनी या नमक ठोस है क्योंकि देखिए चीनी जो आकार बदलता है जिस बर्तन में रखते हैं या जिस जार में रखते हैं उसके रूप में ले लेता है, लेकिन जो उसका व्यक्तिगत जो उसका अपना आकार होता है उसको वो खोता नहीं है। यानी जिस रूप में रहता है, क्रिस्टल के रूप में वो रहता है तो उसी क्रिस्टल के रूप में क्या रहता है, हमेशा रहता है। चीनी या नमक का जो आकार इस तरह से होता है, यानी क्रिस्टल समझिए क्या होता है कि दानेदार जितने भी पदार्थ होते हैं क्रिस्टल कहते हैं, ठीक। चीनी या नमक जो क्रिस्टल के रूप में होता है इसके आकार एवं आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बर्तन किसी जार में चीनी या नमक को रखते हैं तो वो अपने आकार को खोता नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से चीनी या नमक क्या है, ठोस है। उसके बाद आता है क्या स्पंज ठोस है, जबकि उसे दबाने पर दब जाता है। देखिए स्पंज ठोस है, दबाने पर इसलिए दबता है क्योंकि उसके अंदर हवा भरा रहता है, दाबते हैं तो उससे हवा निकल जाता है, ठीक है, इसलिए दब जाता है। फिर क्या होता है, उसको छोड़ते हैं उसमें हवा भर जाता है और वो फूल जाता है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या अलमारी ठोस है। ठोस है क्योंकि अलमारी क्या है कि उसका निश्चित आकार निश्चित आयतन होता है, ठीक है ना, तो और वो दृढ़ भी होता है, इसलिए वो क्या है, ठोस है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या ये व्हाइट बोर्ड जो ठोस है क्योंकि इसका निश्चित आकार आयतन और ठोस भी है, दृढ़ भी है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ठोस है। अभी देखिए क्या कि ठोस अवस्था की जो पदार्थ थी उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में देखे थे। अब देखते क्या कि जो द्रव अवस्था में पाए जाते जो पदार्थ, पहले समझते द्रव अवस्था वाले पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए पहले समझते क्या है कि जैसे देखिए पहले एग्जांपल से वो समझाते हैं। तेल लिए, एक बर्तन में तेल लिए, एक बर्तन में पानी लिए, एक बर्तन में दूध लिए, ठीक है ना। जिस बर्तन में मान लेते हैं कि जो 500 ml तेल लिए, 500 ml दूध लिए और 500 ml पानी लिए, 3 चीज लिए, और तीनों चीज को अलग अलग बर्तन में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक ऐसा इस तरह का बर्तन है, इसमें तेल है, ठीक है ना, ऑयल है, और इसमें क्या है, मिल्क है। देखिए इसमें क्या है, मिल्क है, इसमें मिल्क है, और इसमें क्या है आपका वाटर है, ठीक है ना, वाटर इसमें है। यानी इस तरह के बर्तन है, मान लेते, अच्छा फिगर भी नहीं बना है, ठीक है, मान लेते। अब इसमें क्या है कि 500 ml रख दिए हैं, सभी में 500 ml सामान रखा हुआ। इसी में क्या है कि किसी कोई ऐसा बर्तन है जिसमें इसकी आकार क्या है कि इस तरह से है, तो तेल को इसमें रखेंगे, इस आकार में जो तेल रखा हुआ था क्या होगा, जब इस तेल को इसमें डालेंगे तो इस आकार के ले लेगा, ठीक है ना। कोई बर्तन क्या है कि इस तरह का है, तो इस दूध को इसमें डालेंगे या तेल को इसमें डालेंगे तो इस आकार का ले लेगा, ठीक। कोई बर्तन क्या है कि इस तरह से इस तरह का बर्तन है, तो इसमें जो पानी डालेंगे क्या इस आकार का ले लेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जिस बर्तन में जो किसी द्रव पदार्थ को रखते हैं उसका आकार ले लेता है, ठीक है ना, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए ये जो 500 ml जो यहाँ तेल था, दूध था या पानी था, तो जब फिर इस बर्तन से तेल को इसमें डाले थे, फिर इस बर्तन से तेल को निकालकर फिर उसमें डालेंगे, तो उसको अगर वजन करेंगे, इसका आयतन जब निकालेंगे तो 500 ml आयतन समझते हैं, आयतन मतलब वजन, उसकी वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका आकार परिवर्तन यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से क्या देखिए कि द्रव की क्या होती है, आकार तो
इसके आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें इसके आकार निश्चित नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द्रवावस्था वाले पदार्थ की परिभाषा इसका इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं द्रव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। आकार यानी जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। नहीं, आकार और निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे क्या करें? द्रव का। जैसे पानी, दूध, तेल सब लिए ना, स्याही, इस तरह के जितने भी द्रवावस्था वाले पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब देखिए, समझ गए? अब देखिए द्रव जितने भी होते हैं क्या, द्रव के कणों के बीच क्या होता है कि रिक्त स्थान होता है। देखिए ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान था, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होता है कि द्रव के में क्या होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान की क्या होती है? काफी होता है, ठीक है। लेकिन ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या था? काफी कम था, ठीक है। यही कारण था, इतना मजबूती था इसमें। लेकिन द्रव अवस्था वाला जो पदार्थ होते हैं, जैसे पानी हुआ, तो पानी में क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं काफी हटे होते हैं, ठीक है। उनके बीच, उनकी जो कणों के बीच जो दूरियां होती है काफी होती है ठोस की अपेक्षा, ठीक है ना। ठोस की अपेक्षा काफी होता है। इसीलिए क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा द्रव क्या होते हैं, उससे दृढ़, उसकी दृढ़ता जो होती है उससे कम होती है। किससे? ठोस से उसकी दृढ़ता क्या होती है? द्रव कम होती है, ठीक है ना। यही कारण क्या है कि उसकी कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होने के कारण, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होने के कारण वो बह जाता है। क्या होता है? द्रव बह जाता है, लेकिन ठोस नहीं बढ़ता है, नहीं बहता है। लेकिन देखिए ठोस में हम पढ़े थे क्या कि ठोस जो होते हैं कि उनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है, गति जब करती है उससे कण, उसे गति करने की जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमे होती है, क्योंकि उनके बीच, उनके कणों के बीच क्या होती है? स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन द्रव जो होते हैं उनके कणों के बीच क्या होता है कि स्पेस काफी होता है, उसके कणों के बीच स्पेस काफी होता है। इसीलिए क्या होता है कि इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। समझ गए इस बात को? अब समझते क्या, इस चीज को समझ गए, अब समझते कि द्रवों के गुण क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं लिक्विड के। देखिए इसके आकार और निश्चित एवं आयतन निश्चित होते हैं। अभी जस्ट बताया कि जो भी द्रव पदार्थ होंगे उसके आकार क्या होगा? अनिश्चित, यानी जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन जितना सामान रखे फिर से उस सामान को निकाल कर मापेंगे, उसका आयतन क्या होगा? फिक्स रहेगा, आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता है, यानी जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उसे अत्यधिक दबाया नहीं जा सकता है। इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। घनत्व क्या होता है? प्रायः ठोस से कम होता है। किसका? तो लिक्विड का घनत्व क्या होता है? ठोस से कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि घनत्व कम रहने के कारण क्या होता है कि ठोस को यहाँ पर रखे तो यहाँ पे स्थिर रह गया, लेकिन द्रव को यहाँ पर रखेंगे तो पानी क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके कणों के बीच क्या होता है कि जो कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है? ठोस में सटा होता है, लेकिन द्रव में हटा रहने के कारण वो जब मूव करने लगता है उसका कण आपस में, इसीलिए क्या होता है कि वो किसी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है, यानी खुले जगह पर रहने के बाद वो बह जाता है। समझ गए होंगे? इसका घनत्व क्या होता है? प्रायः ठोस से कम होता है। अब ये आसानी से बहते हैं, ठीक है ना। तो द्रव वाले पदार्थ जितने भी होंगे क्या आसानी से बह जाएंगे, जबकि ठोस नहीं बहता। ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं। जिस प्रकार से ठोस कण क्या होते हैं, अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते, ठीक उसी प्रकार, क्योंकि ठोस में बताए थे आपको कि देखिए जैसे ठोस आपको बताए थे कि ठोस जो किसी बर्तन में जब ठोस को रखे थे क्या बताए थे, इसी तरह से बताए थे कि अपना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से जो रखा है, देखिए यहाँ पर जगह खाली है, बीच में जगह खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है ना। ये जो जगह खाली है तो खाली है कि नहीं? पूर्ण रूप से नहीं भरा। ठीक उसी प्रकार आप देखिए समझते क्या है कि जो द्रव वाले पदार्थ होते हैं वे क्या करते हैं? अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते। और इसमें कैसे नहीं भरते हैं जी? देखिए इसमें क्या होते हैं कि जो द्रव वाले पदार्थ होते हैं, आप जानते हैं कि ठोस की अपेक्षा इसके अणु क्या होता है? काफी हटा होता है, इस तरह से हटा होता है। अब कहिएगा सर ये हटा क्यों होता है? ये जो हटा आता है इसमें होता क्या है? देखिए इसमें मेन रूप से इसमें हवा रहता है, गैस रहता है। इसके जो पानी का जो कण आपस में हटा रहता है, इसी हटे कारण इसमें गैस भरा रहता है, ठीक है ना। इसीलिए बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं है। यही कारण है कि जो चीनी आप क्या करते हैं, पानी में घुलाते हैं तो इससे चीनी घुल जाता है, इसी हटा कारण होता है। समझ गए इस बात को? और जब इस बात को समझ गए, अब उसके बाद समझते हैं गैसीय अवस्था के पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा क्या कि ठोस के कणों के आकार
कि जो ठोस के कण जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान काफी कम होता है, लेकिन जो द्रव था उसके बीच जो रिक्त स्थान था वो क्या था, उस ठोस की अपेक्षा अधिक था। लेकिन यहाँ जो गैसीय अवस्था हम पढ़ रहे हैं, इस गैसीय अवस्था में क्या होता है कि इनके कणों के आकार ठोस द्रव के तुलना में काफी हटे हटे होते हैं। क्या होते हैं? काफी हटे हटे। यही कारण है, देखिए हवा में हाथ फेरते आसानी से फेर लेते, लेकिन वही पानी में हाथ फेरेंगे तो क्या आसानी से फेर पाएंगे? थोड़ा बाह्य बल लगाना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर ठोस के साथ क्या करते हैं, इसको इस पार से उस पार करना चाहते तो संभव नहीं है। समझ गए बात को? यानी क्या है, इस प्रकार से हम समझ गए क्या कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, समझ गए, उनके बीच क्या होते हैं, कणों की जो आकार होती है, उनके बीच जो कण होते हैं, उन दोनों कणों के दो कणों के बीच में क्या होता है कि रिक्त स्थान जो होती है, स्पेस होती है, काफी होती है, यानी उसके कण काफी हटे हटे होते हैं। समझ गए ना? अब उसको एक साधारण से उदाहरण के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो किस पर ज्यादा प्रेशर लगता है, ठोस पर, द्रव पर या गैस पर। ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए हमने क्या किया कि 3 सिरिंज ले लिया, 4 सिरिंज लिया है। 4 सिरिंज जो है, ये सिरिंज जो है 100 ml का एक सिरिंज मान लेते हैं, 100 ml का एक सिरिंज है। 100 ml का क्या है? सिरिंज है। जब ये 100 ml का सिरिंज है, देखिए सिरिंज का जो ऊपर का जो भाग होता है, इस सिरिंज जो है, इस सिरिंज के जो ऊपर का भाग है, इसको पिस्टन कहा जाता है। जैसे दाबते हैं सिरिंज की, इस तरह से ब्लैक वाला भाग होता है, उसको पिस्टन कहा जाता है। अब देखिए पिस्टन कहा गया, इस पूरे को सिरिंज कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए सिरिंज में क्या किए हैं कि चौक का चूर्ण डाल दिए। चौक होता है ना, खल्ली जिसको कहते हैं, श्याम पट पर लिखने वाला, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला, उसका क्या किया, चूड़ी चूड़ी करके इसमें डाल दिए हैं। ठीक, पिस्टन को हटाकर इसमें डाल दिए, उसके बाद पिस्टन लगा दिए। ठीक, यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद क्या है कि इसको जो है, इसका जो मुंह जो है, एक रबर के कॉर्क में इसका मुंह डाल दिए। इस रबर के कॉर्क में जो मुंह डाले ना, देखिए ये भाग जो खुला दिख रहा है, खुला नहीं है, ये जो भाग है इसको बंद है, और इस पर जो खाली भाग है इस पर क्या किए, वेसलिन लगा दी, अरे ताकि बाहर का हवा अंदर ना आए, अंदर का हवा बाहर ना जाए। ठीक, ठीक उसी प्रकार क्या किया, दूसरा सिरिंज लिए, इस सिरिंज में क्या किया, पानी यानी द्रव डाल दिए, पानी डाल दिए। ठीक उसी प्रकार तीसरा सिरिंज लिए, इसमें हवा भरा हुआ है। ठीक है ना? अब जब इसको लिए तो क्या किए, पहले सिरिंज पर जब पिस्टन पर दबाव डाले, आसानी से क्या हो गया कि वो चौक का चूर्ण क्या नीचे गिर गया, यानी कम दाब पर। लेकिन इसमें जो द्रव भरा हुआ, इसमें क्या है, इसकी अपेक्षा अधिक दाब लगाए तब इससे पानी नीचे गिरा। ठीक, लेकिन ये जो होता है वायु वाला जो भाग जिसमें हवा भरा हुआ है, इसको क्या किया, एकदम हल्का दाबे कि पूरा एकदम नीचे आ गया। इसमें सबसे कम बल लगाना पड़ा, किसमें, हवा वाला में। इसका मतलब इसमें कम बल क्यों लगाना पड़ा, इसमें अधिक क्यों लगा, सबसे अधिक इसमें क्यों लगा, समझते। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले समझते गैस के बारे में। गैस में क्या है कि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान क्या आता है, नहीं के बराबर होता है, कम होता है। रिक्त स्थान क्या था, सॉरी रिक्त स्थान क्या था, काफी हटे हटे होते हैं, क्या था, काफी हटे। और काफी हटे हटे कारण क्या होता है, इस पर प्रेशर जैसे दिए तो क्या हुआ कि नीचे क्या हुआ, आसानी से क्या हुआ, नीचे आ गया इसका पिस्टन। लेकिन द्रव की जो, इसकी अपेक्षा द्रव के जो कण होते हैं आपस सटे सटे, इसमें से अधिक फोर्स लगाना पड़ा। और इसके अपेक्षा क्या होता है कि जो द्रव के कण जो होते हैं, ठोस के कण जो होते हैं, काफी सारे, इसमें अधिक प्रेशर लगाना पड़ा, इसमें कम प्रेशर लगाना पड़ा। इससे पर समझ गए कि जो जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, उनके कणों के बीच क्या आता है, रिक्त स्थान काफी होता है। समझे बात को? जब इस चीज को समझ गए तो परिभाषा समझते, परिभाषा से कहता है कि वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो। आयतन और आकार क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं, गैस से पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु हो गया, भाप हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एलपीजी गैस हुआ। देखिए ये सभी जो गैस होते हैं इसके आकार एवं आयतन अनिश्चित होते हैं। यही कारण है क्या कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, आप घर में बनाने वाला एलपीजी गैस हो गया, इस सब में देखते हैं कि जो कम आयतन का सिलेंडर है, ठीक है ना, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में गैस डाल दिया जाता है। यानी गैस के अणु के जो कण होते हैं, कण जो होते हैं काफी हटे हटे होते हैं, और काफी हटे उसके उच्च प्रेशर पर क्या होता है, उसको उच्च प्रेशर पर लाकर एक कम आयतन वाले गैस सिलेंडर में उस गैस को भर दिया जाता है। ठीक है, छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है, काफी इतना छोटा सा सिलेंडर है, मानिए, ठीक है ना, इतना छोटा सा सिलेंडर है, मुझे डायग्राम अच्छा नहीं बना, मान लीजिए, समझे ना। देखिए इतना छोटा सिलेंडर, इसमें क्या करते हैं कि जब उच्च दाब पर गैस को इसमें भर देते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में गैस इसमें क्या आ जाता है, उसे क्या करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। जब ऑक्सीजन सिलेंडर में डालते हैं तो उसका यूज हॉस्पिटल में होता है, ठीक है ना। तो ये
इसका इसलिए इसको क्या है किसी बर्तन में डाल देते हैं क्योंकि इसका आकार और आयतन क्या होता है अनिश्चित होता है। जब आकार और आयतन निश्चित है तो किसी भी बर्तन में आसानी से इसको डाल सकते हैं, है कि नहीं। इस बात को आप समझ गए। जब इस बात को आप समझ गए तो समझते क्या है इसमें कि जो देखिए अब उसके बाद देखिए समझाया जस्ट आपको कि ठोस के जो कण होते हैं कि काफी सटे सटे होते हैं, लेकिन द्रव के जो कण होते हैं उस ठोस के अपेक्षा हटे हटे होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं काफी हटे हटे होते हैं। इसको समझ गए। अब समझते हैं कि गैस के गुणधर्म क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए गैस का पहला गुणधर्म आपको आता है, इसकी आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। स्वाभाविक बात है, आकार और आयतन क्या होता है दोनों अनिश्चित, जस्ट ये आपको पता है। और उसके बाद आता है इसमें इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, आसानी से दबाया जा सकता है, आसानी से दबाया जाता है तभी तो किसी चीज में इसको भर देते हैं, है कि नहीं जी। हाँ, इसका यूज देखते हैं क्या स्प्राइट जो बनता है उसमें CO2 गैस भरा जाता है ना, तो हवा ही है एक प्रकार का गैस ही है ना, तो इसे आसानी से दबाया जा सकता है। हवा को देखिए, हवा का क्या रोक रहा है हमको दाबने से, नहीं रोक रहा है, अरे आसानी से जो क्या कि हम दाब दिए। अब देखिए उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका घनत्व अति निम्न होता है। अति घनत्व निम्न होने का मतलब ये है कि जो भी पदार्थ होगा ना, अगर उसके कण जितने सटे सटे होंगे उसका घनत्व उतना अधिक होगा, जितने हटे हटे होंगे उसका घनत्व उतना क्या होगा, कम होगा। तो जो गैस होते इसके जो कण होते काफी हटे हटे तो इसका घनत्व स्वाभाविक अति निम्न होगा। अति निम्न है तभी तो क्या होता है, ये हल्का होता है, और इस जो गैस होता है काफी हल्का होता है, लेकिन द्रव इससे हल्का भारी होता है, ठोस सबसे भारी होता है। यही कारण, इससे कणों के कारण ये सब गुण पाया जाता है, इस सभी पदार्थों में इस तरह का गुण पाया जाता है। अब इसे आसानी से बहाते हैं, स्वाभाविक है, आसानी से बह रहा है, कोई रोकने वाला है जी नहीं। ये जैसे सिलेंडर खोल दिया आसानी से, एकदम सिलेंडर से ऑन किए, यहाँ पर चूल्हा न जलाया, छोड़ दिए, गैस भाग रहा है, आसानी से भाग जाता है। लेकिन वही जल को उसको मतलब बहने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन द्रव को जहाँ रखे वही रखा रहता है कि नहीं। यही सब कणों के आकार के कारण नहीं होता, उनके विचलित के कारण नहीं होता। ये अपने बर्तन को भर देती है पूर्ण रूप से। पढ़े थे ठोस क्या होता है, अपने बर्तन को पूर्ण रूप नहीं भरता है, द्रव भी अपने बर्तन को पूर्ण रूप नहीं भरता है, लेकिन गैस क्या होता है, अपने बर्तन को पूर्ण रूप क्या करता है, भर देता है। इस बात को आप समझ गए, क्योंकि गैस ही है, उसका आयतन आकार कोई निश्चित है ही नहीं। छोटा सा बर्तन में रख दे हल्का भी गैस तो पूरा बर्तन को भर देगा, है कि नहीं। छोटा सा बर्तन ज्यादा भी गैस रखे तो ये बर्तन को भर देगा, लेकिन इसका नेचर ही है। देखिए बात करेंगे यहाँ पर क्या था, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप की मात्रक की, यानी ताप की इकाई की बात करेंगे। देखिए ताप का जो इकाई होता है, जनरली जो ताप मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। समझते क्या है कि जल का जो होता है कि जो हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है ना। देखिए जल का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जल क्या होता है कि जमना शुरू कर देता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जल क्या होता है कि उबलना शुरू होता है। उबलना मतलब क्वथनांक, जमना मतलब क्या होता है कि हिमांक बिंदु। बुझ गए बात को, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई जल क्या होता है कि बर्फ का रूप लेता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, उबलने लगता है। इस बात को समझ गए। अब देखिए समझते क्या है कि जो तो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पर हो गया, लेकिन जो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है, ठीक है ना। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। जब ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है तो समझते क्या है कि पानी जो है जो जमता है, बर्फ बनता है, वो कितने केल्विन में बनता है। तो जो पानी जो बर्फ बनता है वो 273 केल्विन पर कोई भी पानी क्या होता है कि उसका हिमांक बिंदु होता है, यानी पानी क्या बर्फ बन जाता है। यानी पूछेगा केल्विन में हिमांक बिंदु कितने टेम्परेचर पर होता है, तो 273 केल्विन पर। और एक खास बात यह है कि जो केल्विन जो होता है, इस केल्विन में क्या है कि डिग्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है। और इसका क्वथनांक बिंदु जो होता है केल्विन में 373 डिग्री होता है, यानी 373 केल्विन होता है। 373 पर पानी क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। इस बात को जब समझ गए, देखिए क्या यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में इसकी जो ताप होती है, टेम्परेचर जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन केल्विन में क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, धनात्मक होता है, इसमें धनात्मक रहता है, दोनों हो सकता है। और समझते क्या कि केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा, अगर उसको केल्विन में बदलना है क्या करते हैं, देखिए डिग्री सेल्सियस अगर दिया रहा है, केल्विन अगर बदलना होता है तो क्या करते हैं कि डिग्री सेल्सियस में दिए हुए मान को 273 से क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर इसका सूत्र होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मानिए यहाँ पर दिया हुआ है
11 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको केल्विन में निकालना है इसका मान। जब मान इसका केल्विन में निकालना होता है तो क्या करते हैं, 273 इसमें जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे 273 में, देखिए क्या आएगा इसमें, 3 1 4 हो गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 7 1 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 284 केल्विन आ गया इसका मान, ठीक है ना। लेकिन अगर वही चीज दिया रहेगा, केल्विन दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमको डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो क्या करते हैं, केल्विन में से 273 घटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन मानिए 251 दिया, 351 दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो दिए हुए मान में से 273 घटा देते हैं, के माइनस 273, 351 में से 273 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 78 डिग्री सेल्सियस आएगा। इस बात को समझ गए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।